So hello everyone. So this is CS Anindya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? और आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर करने के लिए, आपके प्रिपरेशंस में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिविजनरी सीरीज फॉर ऑडिट। और आज के वीडियो में अपन रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप अगर मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय दोगे ना, तो आई प्रॉमिस कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप देखोगे यार ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है ना। तो छोटा सा चैप्टर है जिससे इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो फटाफट लेकर प्रभु का नाम फटाफट करते हैं रिवाइज। दैट इज द चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत मजा आने वाला है। आज अपन क्या करेंगे सर? सीएफएस रिवाइज करेंगे। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैटेरियल मैं यूज करने वाला हूं फॉर द रिवीजन पर्पस, कि आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए यार कि अपन ने हर चीज कवर कर रखा है, बढ़िया से कवर कर रखा है। उससे पहले व्हाट इज गोइंग टू बी द लर्निंग एरियाज इन दिस चैप्टर, क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक एरिया जो अपन देखने वाले हैं, व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन करना क्यों है, कंसोलिडेशन करना कैसे है, कंसोलिडेशन करना किसको है, और एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, ठीक है। दूसरा एरिया की कंसोलिडेशन है ना, एग्जम्पशन कब कब मिलेगा, कंपनीज एक्ट के तहत एग्जम्पशन कब मिलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत एग्जम्पशन कब मिलेगा, इंड एस के तहत एग्जम्पशन कब मिलेगा। तीसरा एरिया की जो पेरेंट कंपनी है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और चौथा एरिया की जो पेरेंट कंपनी के ऑडिटर है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और जो पेरेंट कंपनी के ऑडिटर हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी बातें अपन देखने वाले हैं। और सबसे ब्रॉड एरिया अगर कुछ रहेगा ना पूरे चैप्टर का सर, सो दैट इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि सबसे पहले मान लीजिए मैं पेरेंट कंपनी का ऑडिटर हूं, तो एक्सेप्टेंस के वक्त मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा, उसके बाद प्लानिंग के वक्त मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा, ऐसे 300 के प्रिंसिपल्स लगेंगे। फिर मेरे को मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होगा रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स, यानी ऐसे 580 का प्रिंसिपल लगेगा। फिर मेरे को मैटरलिटी का खासा ध्यान देना पड़ेगा इन दिस स्टैंडर्ड, जिसके अंदर एसएस 600 एंड एसएस 320 के प्रिंसिपल लगेंगे। फिर एज ए ऑडिटर ऑफ द पेरेंट कंपनी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहने वाला है, मैं कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला हूं, और मेरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, और मेरे ऑडिट कंसिडरेशंस मेनली क्या क्या रहने वाले हैं। और लास्टली आएगा कुछ अकाउंटिंग एक्सपेक्ट्स, जो कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बट हमारे ऑडिट पोर्शन में भी इंक्लूडेड है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं जो करनी होती है, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स अपने को सेपरेटली सीएफएस में चाहिए, और कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जिसकी जरूरत नहीं है, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। सो दिस आर द वेरियस एरियाज दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द ऑडिट ऑफ सीएफएस। अब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकाल लो भाई, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकाल लो, एंड स्टडी मैट से क्या करेंगे सर अपन रिवाइज करेंगे, एंड साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क भी करा दूंगा। एंड आगे बढ़ने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। जितने ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा अपना मोटिवेशन बढ़ता रहेगा टू डू मोर एंड मोर स्टफ फॉर यू गाइज, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सर, तो इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है यार, मेनली ये बताया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंड एएस 110 दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ले डाउन करते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफएस अंडर एएस एंड इंड एएस रिस्पेक्टिवली। तो जब हम बात करते हैं सर कि एक पेरेंट कंपनी को सीएफएस बनाना है, तो सीएफएस बनाना कब है सर? सीएफएस बनाना तब है अगर उसकी एक भी सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो या जॉइंट वेंचर हो, या मल्टीपल सब्सिडरीज हो, मल्टीपल एसोसिएट हो या मल्टीपल जॉइंट वेंचर्स हो, तब जाकर क्या करना है सर? सीएफएस बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, तो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस कैसे होगा? तो अगर एएस बेस्ड एंटिटी है, अगर एएस एप्लीकेबल है सर, तो एएस 21 लगेगा, और अगर इंड एएस बेस्ड एंटिटी है सर, तो मेनली इंड एएस 110 लगेंगे। दिस आर प्राइमा फेसी द मेन एएस एंड द मेन इंड एएस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी एएस और इंड एएस का भी एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी एएस और इंड एएस का भी एप्लीकेशन आता है, बट प्राइमा फेसी दिस आर द मेन एएस एंड दे आर द मेन इंड एएस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करना रहता है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करना रहता है। अब सर अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज इंक्लूडेड इन दिस, तो भाई एकदम सिंपल सा चीज है। नॉर्मली अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें, दे इंक्लूड बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो सिमिलरली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेम चीजें आएंगी, बट यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगा, कंसोलिडेटेड P&L आएगा, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो आएगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, एंड नोट्स टू अकाउंट्स आएगा। बहुत सिंपल सी बात है।
अब सर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों करना है, वाई टू डू कंसोलिडेशन, आखिरकार ये मैंडेटरी है तो क्यों है, कौन सा कंपनी लॉ का सेक्शन है जो बताता है कि कंसोलिडेशन करना है? तो सर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट करता है कि अगर एक कंपनी का कोई भी सब्सिडरी है, एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है तो उसको क्या करना है सर, अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो प्रिपेयर करने ही करने हैं, बट अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी क्या करना है सर, कंसोल करना है, कंसोलिडेट करना है आफ्टर मेकिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स। अब ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे सर, इसको बीओडी अप्रूव करेगा। क्या करेगा सर, बीओडी अप्रूव करेगा। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब अप्रूव किया जाएगा सर, तो सीएफएस को भी अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद जनरल मीटिंग में ये ले डाउन किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो कंसोलिडेशन होगा सर, ये शेड्यूल 3 के आधार पे होगा और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आधार पे होगा। एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं सर, बेसिकली एएस 21 है, 23 है, 27 है। इंड एएस की बात करें सर तो इंड एएस 110 है प्राइमा फेसी। और कंसोलिडेशन के लिए क्या बोला गया सर कि शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। बट कभी कभी अपन देखेंगे ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जम्पशन ग्रांट कर देता है एक पेरेंट कंपनी को टू डू द कंसोलिडेशन। तो इन दैट वाले सिनेरियो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जम्पशन ग्रांट कर देता है पेरेंट कंपनी को टू डू द कंसोलिडेशन, तो इन दैट वाले सिनेरियो कंसोलिडेशन शेड्यूल 3 के आधार पे होगा और शेड्यूल 3 के अंदर जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तो पूरा करना ही होगा। अब अगर एग्जम्पशंस की बात करें सर, तो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन बेसिकली 3 जगह दी हुई है सर। एक तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है, रूल सेक्शन 129 रूल 6 के तहत दिया हुआ है। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत कुछ एग्जम्पशंस दिए हुए हैं और सर तीसरा इंड एएस के तहत कुछ एग्जम्पशन दिया हुआ है। तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो रूल 6 रेड विद सेक्शन 129। अब ये क्या बोलता है, देखना ध्यान से सुनना। बोला कि भाई जो सब्सिडरी रहेगा ना, चाहे वो होली ओन सब्सी हो या पार्शियली ओन सब्सी हो, चाहे वो होली ओन सब्सी हो या पार्शियली ओन सब्सी हो। होली ओन सब्सी मतलब जहां पे होल्डिंग कंपनी का 100% कंट्रोल है, और पार्शियली ओन सब्सी मतलब जहां पे होल्डिंग कंपनी का 100% कंट्रोल नहीं है। तो बोला चाहे होली ओन सब्सी हो चाहे पार्शियली ओन सब्सी हो, इनको एग्जम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम प्रिपेयरिंग सीएफएस यदि 3 कंडीशंस कंप्लाई होती हूं, यदि 3 कंडीशंस कंप्लाई होती हूं। पहली कंडीशन कि देखो जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाया है और आरओसी को फाइल किया है। तो जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बनाया है सर और आरओसी को फाइल किया है, और वो जो सीएफएस बनाया सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना है। दूसरी चीज सर, जो सब्सिडरी है वो लिस्टेड नहीं है या फिर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड नहीं है, ना आज की तारीख में लिस्टेड है ना उसने लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रखा है। और तीसरी कंडीशन की सब्सिडरी कंपनी जो है ना सर, उसके सारे मेंबर्स का नो ऑब्जेक्शन आपने लिया है, और सारे के सारे मेंबर्स ने क्या करा है सर, नो ऑब्जेक्शन दिया है। मतलब वी हैव इंटीमेटेड टू एवरी मेंबर कि भैया इस सब्सिडी का एग्जम्पशन अपन नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी है वो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इस पार्टिकुलर सब्सिडी का अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि पेरेंट कर रहा है। और अगर किसी भी मेंबर ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज करा सो इन दैट सिचुएशन उसको एग्जम्पशन दी जा सकती है। तो सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए ए कंपनी है, ए का सब्सिडी बी है, बी का सब्सिडी सी है, सी का सब्सिडी डी है, ठीक है जी। तो अब डी के लिए ना, सी क्या हो गया, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी हो गया, सी के लिए बी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी हो गया, और जो ए हो गया ना सर, दिस इज द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, यानी ये सबका बाप है, यानी ये सबका होल्डिंग है। तो अब लॉ क्या कहता है सर कि अगर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने सीएफएस प्रिपेयर कर लिया है, यानी मान लीजिए सी ने प्रिपेयर कर लिया है, तो इन दैट सिचुएशन डी को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बी ने कर लिया है तो सी को करने की जरूरत नहीं है, ए ने कर लिया है तो बी सी डी किसी को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो जो होल्डिंग कंपनी है उसने सीएफएस बकायदा प्रॉपर तरीके से बनाया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, आरओसी को फाइल किया है। दूसरी शर्त यह है कि वो जो सब्सिडरी है वो लिस्टेड नहीं है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड है। और तीसरी शर्त यह है कि अपन ने सारे मेंबर्स को राइटिंग में इंटीमेट किया है और किसी भी मेंबर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा है। सो इन दैट सिचुएशन यहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जम्पशन सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत होता है, डायरेक्टली स्टडी मैट में दिया नहीं है बट आंसर्स में उन्होंने एएस का पार्ट रेफर किया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें सर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत एएस 21 के अंदर भी एग्जम्पशन दिया हुआ है फ्रॉम प्रिपेयरिंग सीएफएस। वहां पे क्या बोला हुआ है कि एक सब्सिडरी को ना कंसोलिडेशन में इंक्लूड मत कीजिए अगर आपने उस सब्सिडरी को एक्वायर किया था एक टेम्पररी कंट्रोल के तहत। मतलब आपने खरीदा ही था सब्सिडरी को कि भैया आज खरीदा है कल को बेच देंगे, आज खरीदा है कल को बेच देंगे। तो टेम्पररी कंट्रोल के इंटेंशन आपने क्या
करा था सर, सब्सिडी को एक्वायर किया था, या फिर आपने उस पार्टिकुलर सब्सिडरी में ना लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखा है। क्या कर रखा है सर? लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखा है दैट इंपेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू इट्स पेरेंट्स, दैट इंपेयर्स इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड्स टू इट्स पेरेंट्स। तो वहां पे उस सब्सिडी को कंसोल करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा एग्जम्पशन दिया हुआ है सर इंड AS 110 के तहत, जहां पे बोला हुआ है कि भैया जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है ना, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS बनाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी के ऊपर इंड AS 109 लगता है। उनको अपने सारे सब्सिडरीज के ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट्स होता है सर, उसका मेजरमेंट करना होता है एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। कैसे मेजरमेंट करना होता है? एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। सो इन दैट सिचुएशन इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसोल करने की जरूरत नहीं है, CFS बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम ही खरीदना बेचना है। यहां पे इन्वेस्टमेंट कंपनी एंटिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी के डेफिनेशन में सर 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो इन्वेस्टर से क्या करती है सर? फंड्स लेती है ताकि उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फंड लेती है ताकि उनको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। दूसरा, उनका उद्देश्य इन्वेस्टर को 2 तरीके के रिटर्न देना होता है, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में रिटर्न देना होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम के फॉर्म में रिटर्न देना होता है। और तीसरा, वो लोग क्या करती है सर? मेजर करती हैं, इवैल्यूएट करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंशियली ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स ऑन ए फेयर वैल्यू बेसिस। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को वो फेयर वैल्यू बेसिस में क्या करती हैं सर? मेजर करती हैं। तो ये तीनों परिभाषा पूरी होती है, तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, तो वो एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी के कैटेगरी में आता है। और एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS बनाने की जरूरत नहीं है। मगर याद रखिएगा सर, ये जो एग्जम्पशन है प्राइमा फेसी सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी को है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी को है। इसके पेरेंट एंटिटी को, जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी का पेरेंट एंटिटी होगा, उसको CFS बनाना होगा। लेकिन अगर वो पेरेंट एंटिटी भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसको CFS बनाना नहीं होगा। तो यानी पेरेंट एंटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी को भी एग्जम्पशन तभी मिलेगा फ्रॉम प्रिपेयरिंग CFS अगर वो खुद एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर है जी। उसके बाद यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है सर, स्टडी मैट में बहुत अच्छा एग्जांपल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप क्या कर लेना सर? गो थ्रू कर लेना। इसके अंदर आप देखोगे AS 21, सेक्शन 110, देन सेक्शन 129, देन इंड AS 110, सारी चीजों का इंप्लीकेशन आ रहा है। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद आता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट कंपनी की, वो पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगा, वो जिम्मेदारी क्या क्या रहेगा इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर। तो देखो, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट कंपनी का रहेगा वो CFS बनाने का रहेगा एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3। तो जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है पेरेंट का, वो क्या रहने वाला है? CFS बनाने का रहने वाला है एज पर 129 सबसेक्शन 3, एंड कंसोल करना है उसको इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इट्स सब्सिडरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स। लेकिन इसके लिए प्राइमा फेसी की 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, 7 जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले पेरेंट को क्या करना है सर? अपने सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। अल्टीमेटली कंपोनेंट्स क्या है? सबसे एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स क्या है? पेरेंट के अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं इधर उधर, राइट। तो पेरेंट कंपनी को क्या करना है सर? अपने सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को CFS में शामिल करना है, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को CFS में शामिल करना है। तो भाई कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना पेरेंट कंपनी का काम है, पेरेंट कंपनी के ऑडिटर का काम नहीं है। कंपोनेंट अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि तू मेरा पेरेंट है, पेरेंट आइडेंटिफाई करेगा कि तू मेरा कंपोनेंट है। उसके अलावा रिलेटेड सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग। इफ यू रिमेंबर AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, इंड AS 108 अगेन सेगमेंटल रिपोर्टिंग के ऊपर आप इंड AS पढ़ते हो। तो देयर आर ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स, देयर आर फाइनेंशियल बिजनेस सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो भी पेरेंट कंपनी का काम है सर, पेरेंट कंपनी के ऑडिटर का काम नहीं है, उन सेगमेंट्स का काम नहीं है। तीसरी चीज सर, जितने भी रिलेटेड पार्टीज हैं, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना भी पेरेंट कंपनी का काम है। तो आप देखोगे सर ऐसे 550 जो अपन पढ़ते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो उस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर भी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता चलता है तो ऑडिटर को क्या क्या करना है। बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का काम किसका है सर? मैनेजमेंट का है। रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने का काम सर किसका है? पेरेंट कंपनी का है। उसके अलावा कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनसे एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना भी पेरेंट कंपनी का काम है। तो एक्सट्रैक्टिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स भी पेरेंट कंपनी का काम है। अब सर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से नहीं होगा सर, काफी जगह एडजस्टमेंट्स करनी होगी। मान लीजिए लैडर से जो सब्सिडी है, सब्सिडी का इंफॉर्मेशन तो आपने ले लिया, बट सब्सिडी क्या कर रही है सर? एक अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है।
तो इन दैट सिचुएशन उसको हार्मोनाइजेशन करना रहेगा। क्या करना रहेगा? उसको हार्मोनाइजेशन करना रहेगा, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से ढालना होगा कि मान लीजिए यार वो लोग डेप्रिसिएशन के लिए कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है, उसको कन्वर्ट करना रहेगा। फिर काफी सारा एडजस्टमेंट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग को सबसे को कुछ देना है, सबसे से कुछ मिलना है, तो उसको एडजस्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना होता है, जिसको अपन बोलते हैं करंट पीरियड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स, राइट। तो वो सारे एडजस्टमेंट्स करना भी किसका काम है सर? पेरेंट कंपनी का काम है। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि जो सबसी है वो अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है, जो पेरेंट कंपनी है एक अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी यूएस में है तो वो अपने यूएस गैप्स के हिसाब से अकाउंट बना रहा है, और जो इंडियन होल्डिंग है वो क्या कर रही है सर? अपने इंडियन गैप के हिसाब से अकाउंट बना रही है। तो पार्टिकुलरली क्या करना होगा सर? सबसी के अकाउंट्स को कन्वर्ट करने होंगे, अकाउंटिंग गैप के हिसाब से कन्वर्ट करना रहेगा। तो वो गैप कन्वर्जन भी पेरेंट एंटिटी का काम है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी। उसके बाद आता है सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर ऑफ सीएफएस, जो अपने आप में बहुत ब्रॉड एरिया है, जिसके अंदर सर बहुत सारी बातें आने वाली हैं। सबसे पहले सर ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, कि ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है सर इन एन ऑडिट ऑफ सीएफएस। तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, नॉर्मली अगर अपन एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहता, उद्देश्य क्या रहता? रिपोर्ट करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं, यही है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम कंसोल की बात करें, सीएफएस की बात करें, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं। एकदम सिंपल सा चीज है, 2 पॉइंट तो यही हो गया। उसके अलावा सर याद करो, जब आप कंपनी ऑडिट का चैप्टर करते हो, देयर आर सर्टेन इंक्वायरीज वी हैव टू मेक अंडर 143 सबसेक्शन 1 एंड देयर आर सर्टेन मैटर्स टू बी रिपोर्टेड एज पर 143 सबसेक्शन 3। याद आया? 143 सबसेक्शन 1 सर्टेन स्पेसिफिक इंक्वायरीज दैट द ऑडिटर नीड्स टू मेक। क्लासेस में आपने याद किया था, यूजिंग द फार्मूला एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया, एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया तो इंक्वायरी करनी है। 143 सबसेक्शन 3 बहुत सारा मैटर्स को रिपोर्ट करना था। क्लास के अंदर भी यूज्ड फार्मूला एबीसीडी दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो अब भैया 143 सबसेक्शन 1 के तहत इंक्वायर करना, 143 सबसेक्शन 3 के तहत रिपोर्टिंग करना, ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएफएस में आता है। उसके बाद सर प्लानिंग का एप्लीकेशन, कि अपने को क्या करना है सर? अपने को क्या करना है सर? प्लानिंग करनी है। क्या करनी है सर? प्लानिंग करनी है। तो ऑडिटर को प्लानिंग करनी है ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके। अब देखना सर ऑडिट कंसिडरेशंस क्या रहने वाले हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द मेन ऑडिट कंसिडरेशंस फॉर द ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी। पहला कंसिडरेशन ये रहेगा सर कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स क्या फॉलो होंगे, क्योंकि अलग यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करना पड़ता है। तो पहला कंसिडरेशन ही यही है भैया, कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं, कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंसिडरेशन, ठीक है ना। उसके बाद सर सेकंड कंसिडरेशन क्या है कि यार देखो, अगर मैं पेरेंट कंपनी का ऑडिटर हूं और कंपोनेंट्स का ऑडिटर भी मैं ही हूं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बट ऑडिटर ऑफ पेरेंट कंपनी मैं हूं बट कंपोनेंट्स का ऑडिटर कोई और है, तो भाई मेरे को तो अल्टीमेटली उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी रेफर करना रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन अब मेरे को उनके ऑडिटर्स का काम रेफर करना रहेगा, ऐसा 600 एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड ऑडिट कंसिडरेशन, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड ऑडिट कंसिडरेशन, ठीक है जी। अब यहां पे ना जब हम कहते हैं कि सर कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है, तो वहां पे ऐसे 600 के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे कि अपने को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है विद द अदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर के काम को यूज करना होता है, उसके कॉम्पिटेंस वगैरह देखनी होती है सर। तो ऐसे 600 के यहाँ पे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे 600 के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे जब हम कह रहे हैं कि सर कंपोनेंट्स का ऑडिट कोई और कर रहा है। अब जब हम यहाँ पे ऐसे 600 की बात करते हैं सर, तो यहाँ पे ऐसे 320 का भी एक एप्लीकेशन लगता है, ऐसे 320 का भी एक एप्लीकेशन लगता है, दैट इज मैटरनिटी का, जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है। यहां पे क्या बोला गया है सर? विथ रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मैटरनिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस, ऑडिटर को 4 बातें कंसिडर करनी होंगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, कि विथ रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मैटरनिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सीएफएस ऑडिटर 4 बातें कंसिडर करेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, याद करो मैटरनिटी का स्टैंडर्ड। अपन क्या करते थे सर? मैटरनिटी का लेवल एसेस करते थे, अपना प्रोफेशनल जजमेंट एसेस करते थे, मैटरनिटी का लेवल एसेस करते थे, मैटरनिटी निकालते थे और मैटरनिटी के आधार पे अपना ऑडिट करते थे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे, रिपोर्टिंग करते थे। तो यहां पे भी क्या करना है सर? ऑडिटर को ना पूरे ग्रुप का मैटरनिटी एज ए होल निकालना है। नॉर्मली मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर होता हूं तो मैं उस स्टैंड अलोन बेसिस में क्या करता सर? खाली मैटरनिटी निकालता हूं। बट यहां पे मेरे को पूरे ग्रुप का मैटरनिटी लेवल निकालना है। अब जब मैं पूरे ग्रुप का मैटरनिटी लेवल निकाल लूंगा तो मैं कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर पाऊंगा कि भैया कंपोनेंट जो है कितना बड़ा है, कंपोनेंट की औकात कितनी है, कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अपने मैटरनिटी लेवल के साथ कंपेयर करके मैं असेस कर पाऊंगा कि कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है, कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है। उसके बाद में क्या करूंगा सर? एज ए ग्रुप मैंने पूरा का पूरा मैटरनिटी लेवल निकाल लिया। अब मेरे को जिन जिन कंपोनेंट्स का मैटरनिटी निकालना जरूरी लग रहा है, मैं उन कंपोनेंट्स के भी मैटरनिटी को एसेस करूंगा और उनके ऑडिटर को फोन घुमा दूंगा, बोल दूंगा भैया देखो दिस इज द मैटरनिटी लेवल आई हैव कंपोनेंट फॉर दी, आई हैव कंप्यूटेड फॉर दी कंपोनेंट्स,
ठीक है। तो मैं कंपोनेंट्स का भी क्या करूंगा सर, मैटेरियलिटी एसेस करूंगा और उनके ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दूंगा। और चौथी बात सर कि भैया जो कंपोनेंट का ऑडिटर है वो मैं नहीं हूं, कोई और है, तो मेरे को क्या करना होगा सर, उनसे राइटिंग में लेना होगा, उनसे कंफर्मेशन लेना होगा कि सर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स के आधार पर काम कर रहे हो, और जो भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए वो इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड करने वाले हो। तो मैटेरियलिटी के रिस्पेक्ट में सर ये चार चीजें आ जाएंगी, अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ग्रुप का मैटेरियलिटी लेवल निकालो, उस बेसिस में एसेस करो कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं है, कंपोनेंट देन मैटेरियलिटी ऑफ कंपोनेंट्स निकालो, उनको कम्युनिकेट करो एंड सर्टेन कंफर्मेशंस ऑब्टेन करो फ्रॉम द कंपोनेंट ऑडिटर। ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन बोलकर एक टॉपिक आता है जिसके अंदर ऐसे 300 के एप्लीकेशंस आते हैं। तो मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था कि सर ऐसे 300 के एप्लीकेशंस लगते हैं, प्लानिंग के एप्लीकेशंस लगते हैं। तो ऑडिट कमेंस करने से पहले ऑडिटर को प्लानिंग करनी होगी ताकि वो ऑडिट इफेक्टिव तरीके से कर सके। प्लानिंग के अंदर सर वो क्या क्या करेगा, प्लानिंग के अंदर सर वो क्या क्या करेगा, ऐसे 315 का एप्लीकेशन लगेगा यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग एंड एंटिटी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है। कि सबसे पहले भैया मैं प्लान कैसे करूंगा, मैं ग्रुप स्ट्रक्चर को समझूंगा, ग्रुप में कौन कौन है, ग्रुप कितना बड़ा है, कितनी सब्सिडरी हैं, कितने एसोसिएट्स हैं, कितने जॉइंट वेंचर्स हैं, ये कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं, क्या इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूनिफॉर्म है या इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग है। उसके बाद मैं एसेस करूंगा, डिटरमाइन करूंगा द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर्स। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लूंगा ग्रुप स्ट्रक्चर की, अकाउंटिंग पॉलिसीज की। उसके बाद मैं क्या करूंगा सर, एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एसेस करूंगा, एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एसेस करूंगा, आरओएमएम आइडेंटिफाई करूंगा कि रिस्क ऑफ मेटल मिस स्टेटमेंट कितने रहने के चांसेस हैं। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा भैया मेरे को दूसरे ऑडिटर का काम कितना यूज करना है और उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है। तो अंडरस्टैंडिंग करूंगा ग्रुप स्ट्रक्चर का, अकाउंटिंग पॉलिसीज का, एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करूंगा, आरओएमएम डिसाइड करूंगा, देन बाकी ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, मिलजुल कर कैसे काम करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, इन सब चीजों की प्लानिंग कर लूंगा। उसके बाद मैं ऑडिट करते वक्त आगे भरूंगा। ठीक है जी। अब देखना कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना किसका काम है सर, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना तो पेरेंट कंपनी का काम है, पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट का काम है। तो कंपोनेंट्स उन लोगों ने आइडेंटिफाई करा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स भी उन लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा है, उनकी एक्यूरेसी भी उन लोगों ने एसेस करी है। एज ए ऑडिटर मैं क्या करूंगा, उनसे सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट ले लूंगा, भैया सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट दे दो मुझे, सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट दे दो मुझे, मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि तुमने सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करा है कि नहीं, किसी कंपोनेंट को कंसोलिडेशन से कहीं एक्सक्लूड तो नहीं कर दिया। अब मेरे सामने मेजर चैलेंज क्या रहेगा, मेरे सामने मेजर चैलेंज ये रहेगा एज ऑडिटर की जो लिस्ट मेरे को पकड़ाया है मैनेजमेंट ने वो लिस्ट कंप्लीट है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पकड़ाया है मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी ने वो कंप्लीट है कि नहीं, उन्होंने सारे कंसोलिडेशन सारे कंपोनेंट्स को शामिल किया है कि नहीं। तो उस चीज के लिए मैं क्या क्या करने वाला हूं सर, उस चीज के लिए मैं कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला हूं। मैं अपने पुराने वर्किंग पेपर्स रिव्यू करूंगा, क्योंकि मैं पुराने वर्किंग पेपर्स जब रिव्यू करूंगा तो वहां मैंने कंपोनेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन करा रहेगा। फिर उसके बाद में पेरेंट कंपनी के प्रोसीजर्स को रिव्यू करूंगा कि पेरेंट कंपनी ने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करा है टू आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स। फिर मैं मैनेजमेंट से पूछूंगा, देखो भाई पिछले ऑडिट के बाद कोई नया कंपोनेंट वगैरह एक्वायर तो नहीं किया था, कुछ नया होल्डिंग वगैरह तो नहीं करा था। अब देखो जी कंपोनेंट का रिलेशन जो है वो दो सिचुएशन में बन सकता है, या तो कंपनी का शेयर होल्डिंग रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, या तो कंट्रोल रहेगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू कर लूंगा टू चेक की कहीं इन्वेस्टमेंट है क्या, और मैं एग्रीमेंट्स रिव्यू कर लूंगा टू चेक की कहीं कंट्रोल है क्या। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट्स रिव्यू कर लूंगा टू चेक की इन्वेस्टमेंट्स है क्या, और एग्रीमेंट्स रिव्यू कर लूंगा टू चेक कि भैया कंट्रोल है क्या। और उसके बाद कोई भी दूसरा अरेंजमेंट वगैरह है वो सारी चीजें मैं रिव्यू कर लूंगा। पेरेंट कंपनी जो भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करती है उनको रिव्यू कर लूंगा, और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ भी चेंजेस हुआ है तो उसको भी रिव्यू कर लूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भैया इनिशियली शेयर होल्डिंग क्या था और बाद में कुछ भी अगर चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो उस चीज को भी मैं क्या कर लूंगा सर, आइडेंटिफाई कर लूंगा। ऑडिटर को एक बात और इंश्योर करना है सर कि अगर किसी भी कंपोनेंट को एक्सक्लूड किया गया है सीएफएस से तो क्यों एक्सक्लूड किया गया है, क्या कुछ एग्जम्पशन वगैरह मिला था, क्या एएस का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज भी ऑडिटर को क्या करनी है सर, इंश्योर करनी है। उसके बाद देखना सर स्टडी मटेरियल में आपके पूरा लिस्ट दिया हुआ है, पूरा टेबल दिया हुआ है कि सर जब सीएफएस अपन बनाएंगे, जब सीएफएस अपन बनाएंगे अगर एएस फॉलो करेंगे तो कौन कौन से एएस के प्रिंसिपल्स लगेंगे, एएस 21 कब लगेगा, 23 कब लगेगा, 27 कब लगेगा। सिमिलरली अगर इंड एएस एप्लीकेबल है तो कौन कौन सा इंड एएस लगेगा, कब कब लगेगा, एएस 110 कब लगेगा, 103 कब लगेगा, इंड एएस 28 कब लगेगा। राइट। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है, एक बार आप क्या कर लोगे सर, रीड कर लोगे, एक बार आप क्या कर लोगे सर, रीड कर लोगे। पहले अपन ऑडिट का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं सर, अकाउंटिंग वाले पार्ट में लास्ट में जाएंगे। तो अब ऑडिट के पोर्शन की बात करें सर,
तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन यानी कि एप्लीकेशन ऑफ SF 580। अब ऑडिटर को क्या करना है सर, WR लेना है मैनेजमेंट से, दो चार्ज विद गवर्नेंस से। किस चीज का, कि जो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, एप्लीकेबल FRF के हिसाब से है कि नहीं है, राइट। तो दैट इज व्हाट हैव टू ऑब्टेन। एग्जांपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकते हैं सर, आपने सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करा, क्या सारे कंपोनेंट्स का इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, कि आपने सारे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करा, कि आपने सारे रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करा, कि आपने एडजस्टमेंट्स प्रॉपर करे क्या। तो पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग ही अपन क्या कर लेंगे सर, रिप्रेजेंटेशंस ले लेंगे। और फिर आता है सर रिपोर्टिंग का टॉपिक, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। रिपोर्टिंग का टॉपिक जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रिपोर्टिंग की बात करें सर, तो ऐसे 700, 705, 706 ये तीन चीज अपने को कंसिडर करना ही होता है। और इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कंपोनेंट का ऑडिट कोई और कर रहा है, तो ऐसा 600 भी लग जाएगा। तो ये चार स्टैंडर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए सर, जब भी रिपोर्टिंग की बात करें। रिपोर्टिंग 5 सिचुएशंस में कवर्ड है सर। पहला, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर ही कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर है। दूसरा, पेरेंट का ऑडिटर कोई और है, कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है। तीसरा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग यूज हो रहा है, जो सब्सिडरी है वो इंडिया के बाहर है, तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग यूज हो रहा है। चौथा, ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग यूज हो रहा है। और पांचवा, कंपोनेंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ है, कंपोनेंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ है। तो लॉजिकली समझना सर, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर ही कंसोलिडेट कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो मैं देख लूंगा AS कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, मैं देख लूंगा FRF फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर AS का डिविएशन है तो रिपोर्ट कर दूंगा, FRF में नॉन कंप्लायंस है तो रिपोर्ट कर दूंगा। और अगर वहां पे मेरे को दिख रहा है कि भैया नॉन कंप्लायंसेस है, तो मैं 705 के हिसाब से अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा। अल्टीमेटली मेरा कंसिडरेशन क्या है, ये रिपोर्ट करना कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, कंसोलिडेटेड P&L ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। दूसरा कि सर, पेरेंट कंपनी का ऑडिटर कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है, तो यहां पे ऐसे 600 एप्लीकेबल हो जाएगा सर, मेरे को ऐसे 600 के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होंगे। और साथ ही साथ सर यहां पे ऐसे 706 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर डिस्क्लोज करना रहेगा, बताना रहेगा कि कंपोनेंट का ऑडिटर कोई और है। तीसरी चीज सर, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है। तो अगर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है सर, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या करेंगे सर इन दैट सिचुएशन, ये देखेंगे कि पेरेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो गैप कन्वर्जन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट कंपनी के मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए सर, गैप कन्वर्जन करना चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन में खाली ये देखूंगा कि पेरेंट कंपनी का मैनेजमेंट गैप कन्वर्जन कर रहा है कि नहीं, और गैप कन्वर्जन करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स फॉलो करने होंगे, वो एडजस्टमेंट्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है। और अगर मान लीजिए जो सब्सिडरी है वो स्टार्टिंग से ही ग्रुप अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा था, क्या कर रहा था, स्टार्टिंग से ही ग्रुप अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा था, तो इन दैट सिचुएशन कोई टेंशन की बात ही नहीं है, अपन लोकल ऑडिटर्स का रिपोर्ट ही यूज कर लेंगे, यानी उस देश का जो ऑडिटर होगा उसका रिपोर्ट ही यूज कर लेंगे। उसके बाद सर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क अलग अलग है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है सर। नॉर्मली दुनिया भर के सारे ऑडिटिंग फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ना, वो मैच करते हैं आपस में, करस्पॉन्ड करते हैं, सिंक करते हैं। तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उनका फ्रेमवर्क हमारे इंडियन फ्रेमवर्क से मिलता जुलता है कि नहीं। अगर उनका फ्रेमवर्क हमारे इंडियन फ्रेमवर्क से मिलता जुलता है, तो इन दैट सिचुएशन कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पांचवा सिनेरियो सर, कंपोनेंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ है, तो मैं देखूंगा वो कितने मटेरियल है। अगर वो मटेरियल है बहुत ज्यादा, जो कंपोनेंट्स है वो मटेरियल है, उनका ऑडिट ही नहीं हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन में क्या करूंगा सर, ऐसे 706 के हिसाब से अपने रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर दूंगा या फिर क्वालिफिकेशन दे दूंगा। तो ये सारा मेरा रिपोर्टिंग कंसिडरेशन रहने वाला है। और साथ ही साथ याद रखना सर, मेरे को ऐसे 600 का भी रिपोर्टिंग कंसिडरेशन का ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन द कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय समवन एल्स। उसके अलावा सर अकाउंटिंग रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि आप FR के पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो यहाँ पे अपन टाइम जाया नहीं करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं सर, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड द करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, तो आप FR के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हो। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट नॉर्मली वो एडजस्टमेंट होते हैं कि जब पहली बार एक्विजिशन हुआ था, जब पहली बार मोहब्बत हुई थी, जब पहली बार प्यार हुआ था, तो तब जो एडजस्टमेंट्स करे थे वो सारा परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के अंदर आएगा। या सब्सिक्वेंटली जब शेयर होल्डिंग में चेंज हुआ, तब जो एडजस्टमेंट करे वो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में आएगा। और नॉर्मली एडजस्टमेंट कौन से होते हैं सर, गुडविल डिटरमाइन करना, कैपिटल रिजर्व डिटरमाइन करना एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो दैट इज समथिंग जो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में आता है। फिर जो माइनॉरिटी है उनको क्या अमाउंट एलोकेट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो भी परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में आता है। माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बात एक ही है सर, बट AS के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्ड यूज करते हैं और इंड AS के अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्ड अपन यूज करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑडिटर क्या क्या वेरीफाई करेगा, तो एक बार रीड कर लेना अपने को, सेम चीजें लिखी हुई है। फिर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट मतलब वो एडजस्टमेंट जो सर हर अकाउंटिंग पीरियड में होता है, जहां जहां कंसोलिडेशन होता है, तो हर साल कुछ
बातें कॉमन होती हैं सर, जैसे कुछ इंटरेस्ट देना है, कुछ इंटरेस्ट मिलना है, एडजस्ट कर लो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ माल बेचा, कुछ माल खरीदा, तो एडजस्टमेंट करके दिखा दो सर। अब वो जो प्रॉफिट या लॉस हुआ ऑन सेल परचेज, उससे डेफर्ड टैक्सेस अराइज हुआ सर, उनको एडजस्ट करो। अगर इंट्रा डेप्टनेस है, कुछ देना है, कुछ मिलना है, तो उसको एडजस्ट करो। अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं सर, तो उनको एडजस्ट करो, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को एडजस्ट करो। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं सर, जो आप एक बार रेफर कर लोगे। आप एफआर के पेपर में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, एफआर के पेपर में बहुत अच्छे से स्टडी करते हो। उसके अलावा सर एक पार्टिकुलर टॉपिक है जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है सर। कुछ चीजें हैं जिसका डिस्क्लोजर अलग से करना होता है सीएफएस में, और कुछ चीजें हैं सर जिसका डिस्क्लोजर सीएफएस में चाहिए ही नहीं होता है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर अलग से चाहिए होता है सीएफएस में, 3 बातें हैं सर, याद रखने का फॉर्मूला है सन। सन का डिस्क्लोजर अलग से चाहिए सीएफएस में, पेरेंट का भी और कंपोनेंट का भी। व्हाट इज सन? एस फॉर शेयर इन प्रॉफिट और लॉसेस, ओ से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एन से नेट एसेट। तो एस से क्या हो गया सर? शेयर इन प्रॉफिट और लॉसेस, ओ से क्या हो गया? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एन से क्या हो गया सर? नेट एसेट। तो शेयर इन प्रॉफिट और लॉसेस, तो यहां पे तीनों केसेस में अपने को कॉमनली स्पेसिफाई क्या करना है? एक तो अमाउंट प्लस परसेंटेज, अमाउंट प्लस परसेंटेज, और परसेंटेज टोटल के प्रपोर्शन में बताना है, ठीक है ना। तो एस फॉर दैट इज शेयर इन प्रॉफिट लॉस, तो अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट लॉस प्लस परसेंटेज शेयर इन प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड P&L। Similarly, O से other comprehensive income, तो amount in other comprehensive income plus percentage of OCI as a percentage of OCI, and N से net asset similarly आप बता दोगे। तो ये 3 अलग से डिस्क्लोजर्स देने होंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं सर कि सीएफएस में डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप डिस्क्लोजर देते हो मोर देन सफिशिएंट। कीवर्ड्स याद रख लीजिए सर, कंपनी ने बोनस इशू किया, कंपनी ने आईपीओ रेज करा, देन एमएसएमई, देन इंपोर्ट, देन एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट। ये कीवर्ड्स याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये कीवर्ड्स याद कर लीजिए, आप आराम से बना के लिख सकते हैं कि अगर बोनस इशू करा है, अगर बोनस सर इशू करा है तो कहां से इशू करा है, क्या सोर्स रहा है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना सफिशिएंट है, आपको सीएफएस में बताने की जरूरत नहीं है। आईपीओ यूज करा था जो अनयूटिलाइज्ड मनी है, उसको कहां रखे हो, कैसे इन्वेस्ट करे हो, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना काफी है, सीएफएस में बताना जरूरी नहीं है। एमएसएमई एक्ट के तहत जो डिस्क्लोजर्स है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना काफी है, सीएफएस में बताना जरूरी नहीं है। देन इंपोर्ट रिलेटेड 2-3 पॉइंट है कि जो भी इंपोर्ट्स करा है सीआईएफ बेसिस में इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, कैपिटल गुड्स, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन दिस इज समथिंग कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना इंपॉर्टेंट है, बट सीएफएस में बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जितने भी रॉ मेटेरियल्स अपन ने इंपोर्ट करे हैं, स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करे हैं, कंपोनेंट्स इंपोर्ट करे हैं और कंज्यूम करे हैं पूरे फाइनेंशियल भर में, और एंड वैल्यू ऑफ ऑल दोज रॉ मेटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स जो अपन ने इंडिया में बनाकर कंज्यूम करे हैं, तो इन चीजों को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना, परसेंटेज में बताना, ये सीएफएस में बताना जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट की बात करें सर, फॉरेन करेंसी की बात करें, तो जो भी खर्चा फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हो, रॉयल्टी ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल इनकम, कंसल्टेशन फीस, इंटरेस्ट, तो दिस इज समथिंग कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दोगे सफिशिएंट है, सीएफएस में बताना जरूरी नहीं है। सिमिलरली जो डिविडेंड वगैरह आप दोगे अपने नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड वगैरह पे करोगे अपने नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को, जो फॉरेन करेंसी आप रेमिट करोगे, इसका डिस्क्लोजर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना जरूरी है, सीएफएस में बताना जरूरी नहीं है। अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके अलग अलग हेड्स में बताना, अपने फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके अलग अलग हेड्स में बताना, ये भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है, सीएफएस में जरूरी नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत डिटेल में बाइफरकेट करके बताना, ये भी ऐसा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होता है सर, सीएफएस में जरूरी नहीं है। तो एक बार रीड कर लोगे, 6 से 7 पॉइंट याद कर लोगे, ठीक है जी। And this is all that you need to remember in this very chapter. This is all that you need to remember in this very chapter. मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये आधे घंटे का जो रिविजनरी वीडियो है ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और आपने सारे प्रोविजंस रिकॉल कर लिए होंगे। तो एक बार फटाफट और मन करे यार, बाद में तो 1.5x में क्या कर लेना, इस रिविजनरी वीडियो को देख लेना, तो 25 मिनट में आप देखोगे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। 10 मिनट अपने को ज्यादा समय इसलिए लगा है क्योंकि अपन ने आईसीआई का स्टडी मैट यूज करा है, सो दैट इज वाई आपको 10 मिनट ज्यादा समय लगा है, वरना नॉर्मली 15 से 20 मिनट ही लगता, right? So if you want me to make more revision videos of other chapters from the ICAI study mat itself, then do like the video, do share the video and do subscribe the channel. Love you all.